आज हम एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं जिसने मुझे लगता है पूरे देश को सोचने पर मजबूर किया। दशरथ मांझी की कहानी, जिन्हें लोग माउंटेन मैन कहते हैं। बिहार के गहलौर गांव के एक बेहद गरीब मजदूर, जिन्होंने अकेले, आप सोचिए, सिर्फ छेनी और हथौड़े से 22 साल लगाकर पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता बना दिया। ये कहानी जो है वो हमें मिली जानकारी और जो भी विवरण उपलब्ध हैं उन पर आधारित है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस असाधारण, इस इनक्रेडिबल कारनामे को कैसे देखा जाए। क्या ये मुख्य रूप से एक व्यक्ति के अटूट संकल्प और अपनी पत्नी के प्रति गहरे प्रेम की एक प्रेरणादायक गाथा है? मेरा मानना है कि हाँ, ये मानवीय जज्बे की विल पावर की एक मिसाल है। और मेरा मानना है कि इसे सिर्फ प्रेरणा तक सीमित करना कहानी के दूसरे और शायद कहीं ज़्यादा स्याह पहलू को नज़रअंदाज करना है। ये कहानी मेरे विचार में उस व्यवस्था की नाकामी और उदासीनता का भी प्रतीक है जिसने कि इंसान को ऐसा करने पर, आप कह सकते हैं, मजबूर कर दिया। देखिए, किसी भी महान काम के पीछे एक चिंगारी होती है ना? दशरथ मांझी के लिए वो चिंगारी उनकी पत्नी थी फाल्गुनी देवी। जैसा कि हम जानते हैं और जो विवरण मिलते हैं, पहाड़ पार करते हुए वो गिर गईं और फिर नज़दीकी अस्पताल तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता नहीं था और इसी वजह से उनकी दुखद मृत्यु हो गई। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये मांझी के लिए एक बहुत ही निजी त्रासदी थी जिसने उनके अंदर कुछ बदल दिया। उन्होंने तय किया कि जो पीड़ा उन्होंने सही है वो उनके गांव में किसी और को न सहनी पड़े। और फिर शुरू हुआ वो सफ़र, अकेले, बिना किसी मशीनरी के, सिर्फ अपने हाथों और साधारण औजारों से पहाड़ के एक विशालकाय चट्टानी हिस्से को काटना। सोचिए ज़रा, 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा, 25 फीट ऊंचा। ये आंकड़े सिर्फ दूरी नहीं बताते, ये उस आदमी के संकल्प का पैमाना है। मैं मानता हूँ फाल्गुनी देवी की मृत्यु एक अहम मोड़ थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या ये त्रासदी सिर्फ एक निजी मामला थी? यही मेरा ऐतराज, या कहिए कि दूसरा दृष्टिकोण शुरू होता है। विवरण ये भी बताते हैं कि मांझी मुसहर जाति में जन्मे थे, जो बिहार के सबसे हाशिए पर रहने वाले समुदायों में से एक हैं। अक्सर भूमिहीन, बेहद गरीब। उनकी गरीबी और सामाजिक स्थिति कोई छिपी बात नहीं थी। तो फाल्गुनी देवी की मृत्यु वो उस दुर्गमता का, उस इनएक्सेसिबिलिटी का सीधा नतीजा थी जो सरकारी उदासीनता ने पैदा की थी। वजीरगंज, जहां शायद चिकित्सा सुविधा मिल सकती थी, वो पहाड़ की वजह से करीब 55 किलोमीटर दूर था। आप सोचिए, 55 किलोमीटर, एक ऐसी दूरी जो किसी भी आपात स्थिति में जानलेवा साबित हो सकती है, और हुई भी। तो हाँ, त्रासदी व्यक्तिगत जरूर थी, पर इसकी जड़ें कहीं ना कहीं सामाजिक और व्यवस्थागत उपेक्षा में थीं। लेकिन उस उपेक्षा के जवाब में उन्होंने जो किया वो असाधारण है। 22 साल, जरा इस अवधि पर गौर करें। 2 दशकों से ज्यादा का समय, हर दिन उसी पहाड़ से जूझना। उन्होंने सिर्फ शारीरिक कठिनाइयां नहीं झेली, चोटें लगी होंगी, मौसम की मार सही होगी, बल्कि मानसिक दबाव भी सहा। जानकारी के अनुसार शुरुआत में लोग उन्हें पागल कहते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। घोर गरीबी में, कहते हैं, उन्होंने अपनी बकरियां तक बेच दी औजार खरीदने के लिए। चट्टानों को तोड़ने के लिए उन्होंने खुद की तकनीकें ईजाद की, जैसे चट्टान को आग से तपाकर फिर उस पर ठंडा पानी डालकर चटकाना। ये दृढ़ता, ये लगन, ये किसी भी हाल में हार न मानने का जज्बा, क्या ये मानवीय संकल्प की शक्ति का प्रमाण नहीं है? और अंत में देखिए, उन्होंने गहलौर और आसपास के कस्बों जैसे अत्री और वजीरगंज के बीच की दूरी 55 किलोमीटर से घटाकर महज 15 किलोमीटर कर दी। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं था, ये एक उम्मीद का रास्ता था। ये दिखाता है कि एक अकेला इंसान भी क्या हासिल कर सकता है। बिल्कुल, 22 साल एक बहुत लंबा अरसा है, बहुत लंबा। लेकिन क्या ये वाकई किसी व्यक्ति की क्षमता का उत्सव मनाने का समय है, या ये सोचने का कि आखिर क्यों
क्यों एक नागरिक को अपनी जिंदगी के 22 साल एक ऐसी चीज पर लगाने पड़े जो मूल रूप से सरकार का काम था? और ये तथ्य कि उन्होंने सड़क के लिए पहले सरकारी अधिकारियों से गुहार लगाई थी, बाकायदा कोशिश की थी और उनकी बात नहीं सुनी गई, ये इसे और भी ज्यादा गंभीर बना देता है। उनका ये एकाकी संघर्ष, ये लोनली स्ट्रगल दरअसल सरकार की निष्क्रियता का, उसकी इनएक्शन का एक जीता जागता स्मारक है। हाँ, उन्होंने रास्ता बनाया, निसंदेह है, लेकिन सोचिए, अगर वही संसाधन, वही ऊर्जा, वही 22 साल किसी सामूहिक प्रयास या सरकारी योजना में लगते तो क्या होता? क्या हमें इस बात पे गर्व करना चाहिए कि हमारी व्यवस्था ने एक व्यक्ति को इस हद तक अकेला छोड़ दिया कि उसे पहाड़ तोड़ने जैसा एक लगभग असंभव कदम उठाना पड़ा? ये उनकी हिम्मत को सलाम करने की बात जरूर है, पर व्यवस्था के लिए तो ये शर्मिंदगी का सबब होना चाहिए। और ये भी मत भूलिए कि उनके इस कारनामे के बाद भी उस रास्ते को पक्का करने में सरकार को सालों लग गए। ये भी तो हकीकत है। मैं मानती हूँ कि व्यवस्था की तरफ से कमियां थीं, इसमें कोई शक नहीं है, पर क्या हम उस चिंगारी को नजरअंदाज कर सकते हैं जो प्रेम से जली थी? फाल्गुनी देवी की याद और अपने गांव वालों को भविष्य में ऐसी किसी त्रासदी से बचाने की इच्छा, वही तो उनकी असली ताकत थी। आप कह रहे हैं कि उपेक्षा ने उन्हें मजबूर किया, मैं कहती हूं कि प्रेम ने उन्हें शक्ति दी। देखिए, अगर सिर्फ मजबूरी होती तो शायद वो कुछ साल कोशिश करके हार मान लेते, थक जाते, पर 22 साल तक टिके रहना ये सिर्फ मजबूरी से नहीं आता। इसके लिए गहरा भावनात्मक जुड़ाव चाहिए, एक अटूट संकल्प चाहिए। उनकी व्यक्तिगत क्षति ने, उनके पर्सनल लॉस ने उन्हें समुदाय के लिए कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दी। प्रेम, हाँ, प्रेम निश्चित रूप से एक अहम हिस्सा था इस पूरी कहानी का। इससे भला कौन इनकार कर सकता है? लेकिन सवाल फिर वही है, क्या प्रेम को इस तरह की कुर्बानी देनी पड़ती अगर बुनियादी ढांचा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होता? अगर फाल्गुनी देवी को वक्त पर इलाज मिल जाता तो शायद ये कहानी होती ही नहीं। प्रेम ने उन्हें प्रेरित किया होगा, बिल्कुल किया होगा, पर उस प्रेरणा को इस चरम रास्ते पर, इस एक्सट्रीम पाथ पर धकेलने वाली परिस्थितियां तो व्यवस्था ने ही बनाई थी ना। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रेम और उपेक्षा दोनों ने मिलकर उन्हें माउंटेन मैन बनाया? शायद हाँ, लेकिन इसमें उपेक्षा का पलड़ा मुझे ज्यादा भारी लगता है, क्योंकि उसी ने स्थिति को जानलेवा बनाया था। प्रेम तो शायद किसी और रूप में भी जाहिर हो सकता था। चलिए 22 साल के संघर्ष पर वापस आते हैं। क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति के समय की बर्बादी थी जैसा आप कह रहे हैं, या ये उस मानवीय क्षमता का, ह्यूमन पोटेंशियल का प्रदर्शन था जो मुश्किल हालात में और निखरती है? शुरू में लोग हंसे, पर जैसा विवरण बताते हैं, बाद में कुछ लोगों ने उनकी मदद भी की, उन्हें खाना दिया, शायद हौसला भी दिया हो। ये दिखाता है कि एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प न सिर्फ प्रकृति को चुनौती दे सकता है, बल्कि धीरे धीरे समाज की सोच को भी बदल सकता है। उन्होंने सिर्फ पत्थर नहीं तोड़े थे, उन्होंने निराशा और उपहास की दीवारें भी तोड़ी। लेकिन इस बदलाव की कीमत क्या थी? 22 साल, एक पूरी जवानी। क्या ये उचित है कि समाज पहले उपहास करे, मजाक उड़ाए और फिर तब जाकर मदद का हाथ बढ़ाए जब काम लगभग पूरा होने को हो? और मदद भी कैसी? कुछ लोगों का खाना दे देना। मैं इसे कम नहीं आंक रहा, पर जरूरत थी संगठित प्रयास की, सरकारी हस्तक्षेप की। वो 22 साल व्यक्तिगत सहन शक्ति का प्रमाण जरूर हैं, पर साथ ही वो समाज और सरकार की सामूहिक विफलता का एक दुखद अध्याय भी है। क्या हम वाकई चाहते हैं कि हमारे नायक ऐसे बने, व्यवस्था की नाकामी की कीमत चुकाकर? ये व्यक्तिगत क्षमता का उत्सव कम और हमारी सामूहिक अंतरात्मा पर एक बोझ ज्यादा महसूस होता है। उन्हें अपना लक्ष्य हासिल किया, रास्ता बना जिससे हजारों लोगों की जिंदगी आसान हुई। जैसा आपने खुद कहा, 55 किलोमीटर का सफर 15 किलोमीटर का रह गया और उन्हें पहचान भी मिली, देर से ही सही, पर सरकार ने भी माना। उन्हें पद्मश्री के लिए नामांकित किया गया, माउंटेन मैन का खिताब मिला, उनके नाम पर सड़क बनी, डाक टिकट जारी हुआ और फिर वो फिल्म नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाली, मांझी द माउंटेन मैन, उसने तो उनकी कहानी को दुनिया भर में पहुंचाया। ये सब क्या उनकी सफलता का प्रमाण नहीं है? उन्होंने न सिर्फ पहाड़ पर विजय पाई, बल्कि इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। पहचान मिली, पर कब मिली और कैसी मिली? जानकारी ये भी बताती है कि बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से उनकी मुलाकात 2006 में हुई थी, जब वो काफ़ी बीमार थे और उनकी मृत्यु जो 2007 में हुई वो बस नज़दीक थी। सड़क, जैसा मैंने पहले कहा, उनके जीते जी पूरी तरह पक्की नहीं हो पाई थी। वो काम शायद 2011 में पूरा हुआ। और वो दिल्ली यात्रा,
उसके बारे में क्या कहेंगे, जहां अपनी मांग लेकर वो प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश में गए थे और गार्ड द्वारा उन्हें कथित तौर पर धक्का देकर भगा दिया गया था। ये कौन सी पहचान है? हाँ, बाद में सम्मान मिला, फिल्में बनी, सब हुआ, लेकिन क्या ये सब उस उपेक्षा की, उस नेग्लेक्ट की भरपाई कर सकता है जो उन्होंने 22 साल तक झेली? ये सम्मान उस व्यक्ति की जिद को तो सलाम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस व्यवस्था की नाकामी पर पर्दा डालने का काम भी करता है जिसने उन्हें इतने लंबे समय तक नजरअंदाज किया। क्या ये मुआवजा था, ये एक देर से जागा हुआ ज़मीर? मुझे नहीं पता। तो फिर उनकी विरासत को, उनकी लेगेसी को कैसे देखें? मेरे लिए दशरथ मांझी की कहानी सबसे बढ़कर ये सिखाती है कि इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। ये प्रेम की ताकत है, सेवा भाव है और कभी हार न मानने वाले जज्बे की कहानी है। ये हर उस आम इंसान के लिए प्रेरणा है जो बड़े सपने देखता है और मुश्किलों से घबराता नहीं। ये सकारात्मकता और मानवीय क्षमता की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। और मेरे लिए ये प्रेरणा के साथ साथ एक गंभीर चेतावनी भी है। ये कहानी दिखाती है कि जब सरकारें और समाज अपनी बुनियादी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहते हैं तो उसका खामियाजा, उसकी कीमत आम नागरिकों को कैसे चुकानी पड़ती है। हमें दशरथ मांझी के संकल्प और उनके प्रेम का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन साथ ही ये सवाल भी उतनी ही शिद्दत से पूछना चाहिए कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों। उनका बलिदान और उनकी कहानी को व्यवस्था की कमियों को ढकने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम एक समाज के तौर पर अपने सबसे जरूरतमंद नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये सिर्फ प्रेरणा नहीं है, ये आत्ममंथन का भी विषय है। तो हाँ, जाहिर है दशरथ मांझी की कहानी इतनी सीधी नहीं है कि उसे सिर्फ एक नजरिए से देखा जा सके। एक तरफ ये मानवीय इच्छा शक्ति की, ह्यूमन स्पिरिट की एक अविश्वसनीय मिसाल है। प्रेम की वो ताकत जिसने सचमुच पहाड़ हिला दिया। उन्होंने जो किया वो किसी करिश्मे से कम नहीं था। और दूसरी तरफ उनका ये लंबा, एकाकी और बेहद कठिन संघर्ष उस सामाजिक और सरकारी उदासीनता पर एक गहरा कटाक्ष भी है, एक सटायर है, जिसने उन्हें इस असाधारण पर दुखद रास्ते पर चलने को मजबूर किया। वो यकीनन एक नायक थे, इसमें कोई दो राय नहीं, पर उनकी कहानी उस व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है जिसने उन्हें नायक बनने की दुखद जरूरत पैदा की। तो दशरथ मांझी की कहानी हमें प्रेरणा भी देती है और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर भी करती है। जो जानकारी हमारे पास है वो हमें इन अलग अलग कॉम्प्लेक्स पहलुओं को समझने में मदद करती है। और ये सवाल शायद हमेशा रहेगा कि व्यक्तिगत संकल्प और सामूहिक जिम्मेदारी के बीच सही संतुलन आखिर क्या है। निश्चित रूप से इस कहानी और इसके जो मायने हैं उन पर अभी और भी बहुत कुछ सोचने और समझने की गुंजाइश बाकी है।